हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू जेएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट का अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं यूनिट 2 कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे स्किप हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे कि कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, और आज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सो फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में कुछ मेथड्स जो हैं स्पेसिफिकली हमें डिफाइन कर रखे हैं कि इनको तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं, लेकिन इनसे हटकर भी कुछ मेथड्स हैं जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वहां पर जाकर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट कॉमर्स की। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, क्योंकि हमने कॉस्टिंग के मेथड्स डिस्कस करने हैं तो कॉस्टिंग का मतलब हमें पता होना चाहिए। अब कॉस्टिंग होता क्या है? देखो, कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। अब टेक्निक है कॉस्ट को असरटेन करने की। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट को तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैसे? आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालिए। आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उस प्रोसेस की कॉस्ट निकालिए। कोई लेबर हायर करिए, लेबर की कॉस्ट निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बट हर एक इंडस्ट्री में एक ही प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता, तो हर एक इंडस्ट्री की अपने अपने मेथड होते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इन ऑर्डर टू डू द सेम इट इज नेसेसरी टू फॉलो ए पर्टिकुलर मेथड। तो हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर अप्लाइड टू डिफरेंट इंडस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चर एंड देयर नेचर। तो हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम मेथड को यूज करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसके मेथड से, इंडस्ट्री कौन सी है, उस इंडस्ट्री के अंदर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। लाइकवाइज अभी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि भैया बताइए, एक जो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो एक कुछ इसी तरह का था कि प्रोसेसिंग मेथड हम किस में यूज करेंगे, तो उसका आंसर आना था ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट क्वेश्चन इसी तरह का था। तो इंडस्ट्रीज दी गई होंगी आपको या मेथड्स दिए गए होंगे, और बताना पड़ेगा आपको कि कौन सी इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। या फिर आपके पास मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आपके पास इसी तरह को देखने को मिलेंगे अगर सिंपल क्वेश्चन आया। ओके, चलिए, अब मेथड्स को मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सेकंड है प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एंड थर्ड है अदर मेथड्स। अदर मेथड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? कंपोजिट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग। तो ये जो अदर मेथड्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये जो दो दे रखे हैं, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए, वन बाय वन हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे। होप सो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है? इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और रेंडर सर्विस अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अब ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। किस तरह की इंडस्ट्रीज? कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद, जब कस्टमर से ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। जैसे कि एग्जांपल, रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक आप कभी लेने जाओगे तो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी, उसमें 3 महीने का गैप देते हैं वो। मतलब आप जनवरी में बुकिंग करवा के आओगे, बुकिंग होने के 3 महीने के बाद आपको जो है बाइक डिलीवर करी जाएगी। तो ये कौन सा मेथड यूज करती है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं। जनरली ये मेथड वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, वहां पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। तो ए जॉब ऑर्डर में एक्सटेंड टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। अब ऐसा नहीं है कि एक जो ऑर्डर है वो एक ही पीरियड में कंप्लीट हो जाए। मान लो कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया तो हो सकता है कि उसमें कई अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। तो इट डजंट मीन कि आपको एक ही साल में उसको कंप्लीट करना ही करना है। दिस मेथड मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। जहां पर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वहां पर जनरली इस मेथड को अप्लाई किया जाता है।
स्मॉल फर्म्स में भी यूज कर लिया जाता है, और लार्ज फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो मेनली जो है ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्मॉल फर्म्स भी यूज कर लेती हैं, लार्ज फर्म्स जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हैं, तैयार कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बैच कोस्टिंग। इसी का पार्ट है बैच कोस्टिंग। अब बैच कोस्टिंग क्या होता है? बैच कोस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग अंडर विच ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट। अब हम क्या कर रहे हैं, बैचेस वाइज गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब मान लो हमने कहा कि एक बैच में हम 40 यूनिट्स ही बनाएंगे, तो 40 यूनिट्स का एक बैच हो गया। मतलब पहले एक बैच कंप्लीट हो जाएगा तभी हम नेक्स्ट बैच को अंडरटेक करेंगे। तो इसको हम कहते हैं बैच कोस्टिंग। तो पहले एक बैच कंप्लीट कर लिया, फिर सेकंड बैच आया। जैसे आप ट्यूशन्स की बात करें तो ट्यूशन्स में 5 से 6 का टाइम रख दिया मैंने 11th क्लास का, 6 से 7 का रख दिया 12th क्लास का। तो 11th क्लास में 10 बच्चे हैं, तो पहले 11th क्लास का बैच कंप्लीट होगा तभी मैं 12th क्लास को टीच करूंगा। तो ये क्या है, बैच कोस्टिंग है। तो बैच इज ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट। तो हर एक बैच को हम क्या मान के चलते हैं, कॉस्ट यूनिट मान के चलते हैं। सो अंडर दिस cost per unit is ascertained by dividing the total cost of a batch by the number of items in that batch। तो हमको एक आइटम की कॉस्ट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस बैच में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है डिवाइड बाय उस बैच में आइटम्स कितनी है। जैसे कि एक बैच में 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंक्लूड हुई और उस बैच के आइटम्स है 40, तो 40 को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो 1 यूनिट की मेरी कॉस्ट निकल आएगी। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह की कॉस्टिंग को हम कहाँ यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो यही आता है कि हम हर एक मेथड को कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम जनरली यूज करते हैं रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज में भी हम बैच कोस्टिंग को यूज कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट इंडस्ट्रीज हो गया वहां पर भी बैच कोस्टिंग को यूज कर लेते हैं, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टायर्स एंड ट्यूब इंडस्ट्री हो गया, यहां पर भी हम बैच कोस्टिंग को यूज कर लेते हैं। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो फार्मा इंडस्ट्री है वहां पे सिर्फ बैच कोस्टिंग का ही यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा मेथड को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली एक फर्म में 1 या 2 मेथड्स को अप्लाई कर लिया जाता है। तो वैसे कॉमन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताओ फार्मा इंडस्ट्री में हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो हम जनरली बैच कोस्टिंग को ही यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं अंडर फार्मा इंडस्ट्री। लेकिन कई बार हम प्रोसेस कोस्टिंग मेथड को भी यूज कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कौन सी, ऑफ जॉब कोस्टिंग विच इज अप्लाइड इन बिजनेस एंगेज्ड इन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये कोस्टिंग वहां पे अप्लाई किया जाता है इस मेथड को जहां पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है। जैसे कि जो बिल्डर्स हैं वो जनरली इस मेथड को यूज करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। द प्रॉफिट अर्न ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन ईयरली बेसिस इज ए नोशनल प्रॉफिट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। देखो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक रोड बनानी है जिसको बनाने में हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल भी लग सकते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट, अब उसको कॉस्ट निकालनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉस्ट निकालनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 साल बाद जाकर ही उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। वो क्या करता है, ईयरली बेसिस पर ही कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता है और ईयरली बेसिस पर ही वो क्या कर लेता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेता है। तो जो प्रॉफिट वो ईयरली बेस पर कैलकुलेट कर रहा है उस प्रॉफिट को कहते हैं हम नोशनल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही माना जाता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल में कंप्लीट होगा, अब 5 साल बाद थोड़ा ना मैं प्रॉफिट निकालूंगा, तो मैं प्रॉफिट तो ईयरली बेसिस पर ही निकाल लूंगा। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना। अंडर दिस कॉस्टिंग एन एस्केलेशन क्लॉज इज प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इफ द प्राइजेस आर राइजेस इन नियर फ्यूचर। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर एक क्लोज प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं एस्केलेशन क्लोज। अब ये क्लोज क्यों दिया जाता है, अब एक बात बताओ, जब हम किसी चीज को बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं बताओ भाई इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। वो एक एस्टिमेट देता है, वो कहता है कि 5 लाख से 6 लाख आ जाएगी। अब 5 लाख से 6 लाख का मतलब क्या है, अब एक इन्फ्लेशन रेट होता है, आपको पता है कि हर साल महंगाई बढ़ती है। तो जो चीज हो सकता है आज आपको 10 रुपए की मिल रही हो वो अगले साल आपको 12 रुपए की मिले, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक एस्केलेशन क्लॉज डाल देता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कल को फ्यूचर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर ने चार्जेस बढ़ा दिए, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो भी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। तो इसलिए एक एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है ताकि वो फ्यूचर में अपनी कॉस्ट को ले सके जो ज्यादा इंक्रीमेंट कॉस्ट के अंदर आया है। उस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ी है उसको
ले सके, इसलिए वो कौन सा क्लोज डालता है, एस्केलेशन क्लोज को डाल देता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज्ड टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं। जहां पर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करना है, मान लो बिस्किट की बात करते हैं, बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करना है तो पहले गेहूं लेके आया, गेहूं से आटा बनाया, आटे से फिर उसमें उसका नेक्स्ट प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करा, तो फाइनली वो बिस्किट्स में तैयार हुआ, ठीक है। तो काफ़ी सारी स्टेजेस मेरे को करनी पड़ी, तब जाकर बिस्किट्स जो है फॉर्म हुए। तो इसमें कौन सा हमारा मेथड यूज होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम 3 से 4 स्टेजेस का यूज करते हैं। ओके, this method of accounting used in industries where the process of manufacture is divided into 2 or more processes। तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वहां पे मेनली हम कौन सी कॉस्टिंग को यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं। अंडर दिस द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकेम्स द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस और ऑपरेशन और सो अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रोलेक्स सेकेंड प्रोसेस है उसके लिए जो फर्स्ट प्रोसेस है वो एज ए रॉ मटेरियल ट्रीट किया जाएगा, और जो सेकंड प्रोसेस से जो आपका आउटपुट निकल के आया वो थर्ड प्रोसेस के लिए क्या ट्रीट किया जाएगा, रॉ मटेरियल ट्रीट किया जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार नहीं हो जाता। ओके, तो इस वे में हम अपनी कॉस्ट को कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और आउटपुट हम मान के चलेंगे कि वो कैसा है, हमारा यूनिफॉर्म है एंड ऑल यूनिट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है। मान लो मैं बिस्किट्स के पैकेट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, पार्ले जी की बात कर लेते हैं, 5-5 रुपए का बिस्किट आता है, तो मैं मान के चलूंगा कि जो मेरा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो इक्वल क्वांटिटी का और यूनिफॉर्म ही आ रहा है, ठीक है। हर एक पैकेट के अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि 10 बिस्किट है तो हर एक पैकेट के अंदर 10 बिस्किट ही मैं मान के चल रहा हूं, उसी हिसाब से मैं अपनी कॉस्ट को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। यूनिट वाइज जो कॉस्ट होगी वो उसी वे में कैलकुलेट की जाएगी। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मेनली इसको यूज किया जाता है केमिकल वर्क्स में, टेक्सटाइल की जितना भी हो गया, हैंडलूम वगैरह में, सोप मेकिंग में, फूड प्रोडक्ट्स में, बॉक्स मेकिंग में, पेपर मिल में, बिस्किट वर्क्स में, मीट प्रोडक्ट्स फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑयल रिफाइनिंग काफी बार क्वेश्चन इसका हमको देखने को मिलता है, और मिल्क डेयरी में भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यूज कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ हम प्रोसेस कॉस्टिंग को, कहाँ कहाँ हम बैच कॉस्टिंग को यूज करते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अदर मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू कैन यूज टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेक ए प्रोडक्ट। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है, हम ये देखेंगे कि कितनी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ रही हैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ ए मशीन, कोई नई मशीन को हम सेटअप करवा रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। ऑर्डर पास फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है। तो बहुत सारी इस तरह से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है। अब इन एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। प्रोसेस जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब वो कैसे आता है क्वेश्चन, आपको स्टेप्स को अरेंज करना पड़ता है सीक्वेंस के अंदर। हमेशा प्रोसेस का क्वेश्चन यही रहता है। तो प्रोसेस में क्या है, आपको स्टेप्स को अरेंज करना पड़ता है कि बताओ पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे जनरली। अब देखिए, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो किस चीज के ऊपर रहेगा, एक्टिविटीज पर रहेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, आइडेंटिफाई विच एक्टिविटीज आर नेसेसरी टू क्रिएट ए प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज नेसेसरी है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करने से लेके, रॉ मटेरियल का ऑर्डर पास करने से लेके, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी एक्टिविटी नेसेसरी है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी कभी भी नेसेसरी नहीं हो सकती। ओके,
तो सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई विच एक्टिविटीज आर नेसेसरी टू क्रिएट ए प्रोडक्ट। फिर हमें क्या करना है, सेपरेट ईच एक्टिविटीज इनटू कॉस्ट पूल। अब जो एक्टिविटीज एक दूसरे से रिलेट रखती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसको एक कॉस्ट पूल में डाल दिया। प्रोडक्ट को टेस्ट करने से कोई एक्टिविटी है, उसको एक पूल में डाल दिया। प्रोडक्ट को डिलीवर करने से कोई एक्टिविटी है, उसको अलग पूल में बना दिया। इसी तरह आप ग्रुपिंग कर लोगे कि कौन सी एक्टिविटीज किस किस से रिलेट रखती है, क्योंकि हम हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। हम कॉस्ट पूल की तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की कॉस्ट निकाल सकते हैं, बट हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे, ग्रुपिंग क्रिएट कर लेंगे। जो चीज जिस जिससे रिलेट रखती है उसको उसमें ही हम क्या करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे। इसी तरह आपके लास्ट में आपके पास 5 से 6 ग्रुप बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पूल। असाइन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स टू ईच कॉस्ट पूल। अब इनकी जो कॉस्ट आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, वो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ओकर्ड। सो जनरली जो है, आप यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसी वजह से आपकी ये कॉस्ट आ रही है। ठीक है, आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो, क्यों, ताकि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सको। एक मैन्युफैक्चरिंग का ही तो पार्ट हो गया। तो ये हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स बन जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड द टोटल ओवरहेड इन ईच कॉस्ट पूल। जितना भी ओवरहेड एक्सपेंस आया आपका, उसको हर एक पूल में आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आपने मान लो 5 ग्रुप बनाए, तो 5 ग्रुप के अंदर उस टोटल ओवरहेड को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 20,000 इसके लिए, 20,000 इसके लिए, 20,000 इसके लिए, इस तरह आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। फिर क्या है, कंप्यूट हाउ मेनी आवर्स पार्ट्स यूनिट्स दैट द एक्टिविटी यूज्ड एंड मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो आप ये देखोगे कि कितने आवर्स, मान लो एक मशीन है, वो वर्क कर रही है, वो एक एक्टिविटी है, वो कितने आवर तक वर्क करा, उसने 5 घंटे काम करा, 6 घंटे काम करा, किस हिसाब से काम करा, उसको उसके ड्राइवर रेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या है, मेनली फोकस हमारा एक्टिविटीज पर रहता है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। आपको ये स्टेप्स सारे याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे परफॉर्म किए जा रहे हैं। ओके, मेन तो हमारे यही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल कोस्टिंग। अगेन नाम से सजेस्ट हो रहा है लाइफ साइकिल कोस्टिंग। अब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ओवर द होल लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट। अब वो कैसे, देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ एन आइटम रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ इट्स ओनरशिप एंड इंक्लूड ऑल द कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द आइटम टू एक्वायर इट, ऑपरेट इट, सपोर्ट इट एंड फाइनेंशियली डिस्पोज इट। तो एक कॉस्ट प्रोडक्ट की ओवर द होल लाइफ, अब वो कैसे, कॉस्ट को एक्वायर करने से लेकर उसको डिस्पोज करने तक की जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहोगे ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक एस्टिमेशन के वे में हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि एक मशीनरी है, अब वो मशीनरी 5 लाख रुपए की आज मैंने खरीदी, और मैं मान के चल रहा हूं कि इस मशीनरी के ऊपर हर साल जो है 2,000 रुपए का कहीं ना कहीं एक्सपेंस होगा, एस्टिमेट लगा के चल रहा हूं, और लास्ट में इसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 पे बच जाएगी। तो इस बेस पे मैं इसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इट इन्वॉल्व ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर सेवरल कैलेंडर पीरियड्स। तो यहाँ पर जो है हम कॉस्ट तो देखते देखते हैं, साथ में उसका रेवेन्यू भी देखते हैं कि उस मशीनरी से मुझे कितना रेवेन्यू हो सकता है। ओके, ओवर द सेवरल कैलेंडर पीरियड्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी 2 तरह की होती है। पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेट रखती है। सेकंड है प्रोसेस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो हमारे फिजिकल असेट्स से रिलेट रखती है। ये इंपॉर्टेंट है, बातों को याद रखना है। एक प्रोडक्ट होती है और एक प्रोसेस होती है। चलिए अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब एक प्रोडक्ट की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर द होल लाइफ, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है जिस पे हमको फोकस करना है कॉस्ट को निकालते वक्त। एक तो इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट आएगी। उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने की कॉस्ट, वो भी उसका पार्ट बनेगी। इन्वायरमेंटल कॉस्ट होगी, सपोर्ट कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट। तो मेनली ये कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जो है उसकी ओवरऑल कॉस्ट को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, अगर इन सब कॉस्ट का हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब हम बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। व्हाई?
ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्राइस को पहले डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पर हमने सेल करना है, उसके बाद हम कॉस्ट उसकी कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसा मेथड है, जनरली अगर नॉर्मल वे में हम बात करते हैं तो कैसे कहते हैं, हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हम पहले कॉस्ट को निकालते हैं, फिर हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, उस बेस पर हम सेलिंग प्राइस को निकालते हैं। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले सेलिंग प्राइस को देखते हैं, उसके बाद हम अपने कॉस्ट पर पहुंचते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो मैंने एक बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है, मैं चाहता हूं कि एक बिस्किट सेल करूं और वो 5 रुपए के हिसाब से ही सेल करूं, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो 5 रुपए में ही बेच रहे हैं। प्राइस तो मैंने डिसाइड कर दिया 5 रुपए, अब मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट आनी चाहिए वो कितने की आनी चाहिए, 4 रुपए की आनी चाहिए, 4 रुपए से ज्यादा की नहीं आनी चाहिए। तो ये 4 रुपए जो है वो क्या है, मेरी टारगेट कॉस्टिंग है। 4 रुपीज क्या है, टारगेट कॉस्टिंग है। तो इस वे में जो है कंपनी डिसाइड करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी कॉस्टिंग है जिसके अंदर हम प्राइस को पहले डिटरमाइन करते हैं, बाद में हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये है हमारी टारगेट कॉस्टिंग। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसको। Target costing is a system under which a company plans in advance for the price points, product cost and margins that it want to achieve for a new product। तो कंपनी क्या कर रही है, एडवांस में ही प्लान कर रही है कि उसको क्या प्राइस डिसाइड करना है, क्या उसकी कॉस्ट आनी चाहिए और क्या उसका मार्जिन होना चाहिए। ये एडवांस में ही कंपनी क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है। Target costing is not just a method of costing but a management technique where prices are determined by market condition। जहां पे हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मार्केट कंडीशन। मतलब मेरा कॉम्पिटिटर अगर 5 रुपए में सेल कर रहा है तो ये जरूरी है कि मेरे को भी 5 रुपए में ही क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर प्रॉफिट। तो 5 रुपए तो सेलिंग प्राइस हो गया, 1 रुपए मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट हो, तो 4 रुपए मेरी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, ये टारगेट कॉस्ट कहलाएगी। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर जो फर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्राइस टेकर होती है रेदर देन प्राइस मेकर। तो हमेशा जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। जो आपके कॉम्पिटिटर जितने पे सेल कर रहे हैं उतने पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्म होती है वो मेनली कैसी होती है, प्राइस टेकर होती है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आपसे आस्क किया जा सकता है। अब प्रोसेस क्या है टारगेट कॉस्टिंग का, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोसेस में से। तो सबसे पहला ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की नीड। सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि आपको कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी है, कस्टमर चाहता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। सेकंड ये है कि आपको प्लान करना है क्या, सेल प्राइस। आपको क्या प्लान करना है, अपना सेल प्राइस, कि किस प्राइस पर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। सपोज करो फर्म 5 रुपए में या 10 रुपए में सेल कर रही है, तो आपको 10 रुपए जो है आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे अपना प्राइस। फिर आप सेल प्राइस डिसाइड करने के बाद अपनी कॉस्ट को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। वो किस बेस पर, मान लो 10 रुपए में आपको सेल करना है तो 1 रुपया आपका क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। तो 9 रुपये आपकी क्या आएगी, टारगेट कॉस्ट आएगी। ओके, 9 रुपये क्या आएगी आपकी, टारगेट कॉस्ट आएगी। फिर आप क्या करोगे, डिजाइन प्रोडक्ट विद इन टारगेट कॉस्ट। तो विद इन टारगेट कॉस्ट के अंदर ही आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे। मतलब इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट कभी नहीं जानी चाहिए। 9 रुपये अगर आपने कॉस्ट डिसाइड करी है तो 9 रुपये से ज्यादा आपकी कॉस्ट कभी भी नहीं जानी चाहिए। हम काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोई टेक्निक नहीं है, इसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो अनप्रोडक्टिव है, जिसका कोई यूज ही नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। उन सब एक्टिविटीज को हम रिमूव कर देते हैं और उन सब रिसोर्सेज को भी रिमूव कर देते हैं जिसका कोई यूज नहीं है हमारे प्रोडक्शन के अंदर। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी, कम आएगी। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की ही टेक्निक को हम क्या कहते हैं, काइजन कॉस्टिंग कहते हैं। अब इसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करके चलते हैं, सप्लाई चेन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। तो इन कॉस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, जितनी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। चलिए अब इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस सबका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेंगे। देखो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क जनरली जापान की टेक्निक है। ओके, अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, फाइंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि रियलिटी जानते हैं। तो उनसे हमें क्या पता लगेगा, प्रॉब्लम्स पता लगेगी कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, थिंक करेंगे, फाइंड करेंगे सॉल्यूशन।
सब सोच विचार के थ्रू अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, इन प्रॉब्लम्स का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो जनरली मैनेजर्स के साथ बैठकर जो एम्प्लॉयज़ का मीटअप होगा उसके थ्रू सॉल्यूशन क्या करे जाएंगे, फाइंड आउट किए जाएंगे। फिर उन सॉल्यूशंस को क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंप्लीमेंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। उस मेथड जो हमने इंप्लीमेंट करा है उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, दोबारा से प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, दोबारा से सॉल्यूशन निकालने के, फिर हम दोबारा से चेक करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो काइजन कोस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट, नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग एजर्शन रीजन में। प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, क्या आपने अंडरस्टैंड करा, आपको यहां से पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगी, ए हॉस्पिटल, बी ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, सी ट्रांसपोर्ट फर्म्स, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज। जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या कौन सा मेथड यूज करती है, ए यूनिट कॉस्टिंग, बी प्रोसेस कॉस्टिंग, सी बैच कॉस्टिंग, डी मल्टीपल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन। कि हम क्लासिफाई करते हैं और एक्यूमुलेशन करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को, अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये किस में हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, किस कौन से मेथड के अंदर, ए प्रोसेस कॉस्टिंग, बी बैच कॉस्टिंग, सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन फोर्थ है, बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो बैच कॉस्टिंग के थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ए मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, सी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, डी प्रॉफिट ऑफ द बैचेस। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस यही वाले। ओके, वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ जरूर बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकूं। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीजर एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।